हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल 50-50 के जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो 50 क्वेश्चन का सीरीज आपका है वो आपको बिहार बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोड 7वें चरण शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस पद निषेध, रेलवे, एमटीएस, एसएससी का अन्य कोई एग्जाम्स भी हो कंपटीशन का, उसके लिए ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो पूरी तरीका से आपको फुलफिल करेगा और आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाएगा। ये 50 क्वेश्चन के सीरीज में हमने जीके जीएस और करंट अफेयर्स के हर पोर्शन से, हर सब्जेक्ट से आपको इसी 50 क्वेश्चन में इंक्लूड करने का कोशिश किया है और इसी 50 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको रिवीजन करवाने का पूरा जीके जीएस के सेट प्रैक्टिस को हमने तैयार किया है, जो कि 108 नंबर सेट प्रैक्टिस होगा। इसके पहले का भी सेट प्रैक्टिस आप रिवीजन कर सकते हैं हमारे केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर जाके सेट नंबर डाल के वहां से रिवीजन आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बिहार एसएससी पीटी एग्जाम सचिवालय सहायक का आ चुका है। आप रिजल्ट भी देख चुके होंगे, तो जिनका रिजल्ट आया है उनको बहुत बहुत बधाई और आप अपने मेंस की तैयारी के लिए अभी से ही जुड़ जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम है और जल्द ही आपका मेंस का भी एग्जाम्स होंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बिहार दरोगा के भी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होंगे उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बिहार सिविल कोड की भी तैयारी आप करते हैं या आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप जल्द ही एडमिट कार्ड भी अपलोड होगा और उसका एग्जाम भी होगा, तो आप एग्जाम के लिए अपने समय पर एग्जाम होगा और रिजल्ट भी अपने समय पर आएगा। रिजल्ट के पीछे आप नहीं रह जाइए। इसके लिए आपके लिए ये फुल सेट प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन के सीरीज में हमने हर सब्जेक्ट को इंक्लूड करने का कोशिश किया है, ताकि आप हर एक एग्जाम के लिए आपका एक बेस्ट तैयारी हो सके, एक अच्छी तैयारी हो सके और अच्छे तैयारी के साथ जीके जीएस में कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, अभी तक अगर केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ऐसा लगता है कि ये सेट प्रैक्टिस जो है, ये क्वेश्चन जो है दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से हम क्वेश्चन को तैयार करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज 108 नंबर से प्रैक्टिस को हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट संपूर्ण जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में कुपोषण में कमी आई है, इसे किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट संपूर्ण किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया एक परियोजना है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में कुपोषण में कमी आ गई है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर है असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट संपूर्ण योजना। अब ये प्रोजेक्ट संपूर्ण योजना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसे असम के बोंगाईगांव जिले में सफलतापूर्वक लागू किया गया था। यह एक ऐसा मॉडल है जिसे बाल कुपोषण को कम करने में कहीं भी आसानी से लागू किया जा सकता है। इस परियोजना ने पिछले वर्ष कम से कम 1200 बच्चों को कुपोषित होने से रोका है। सशक्त माताएं स्वच्छ बच्चे, अब ध्यान दीजिएगा, सशक्त माताएं स्वस्थ बच्चे टैग लाइन के साथ यह SAM या MAM, सैम या मैम, सैम का मतलब होता है गंभीर तीव्र कुपोषण, सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, जबकि दूसरा होता है मैम, मध्यम तीव्र कुपोषण यानी मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन। बच्चों की माताओं को लक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट संपूर्ण की शुरुआत असम सरकार के द्वारा किया गया है। इसका टैगलाइन क्या है, तो सशक्त माताएं स्वस्थ बच्चे, इसका टैगलाइन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चित सकल घरेलू पूंजी निर्माण GDCF अनिवार्य रूप से किसे संदर्भित करता है? ध्यान दीजिएगा, ये बुनियादी ढांचे या टिकाऊ आर्थिक संपत्ति के निर्माण से संबंधित है, जो GDCF कहलाता है। GDCF का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चित यह है सकल घरेलू पूंजी निर्माण GDCF। इसका संबंध बुनियादी ढांचे या टिकाऊ आर्थिक संपत्ति का निर्माण से संबंधित बजट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा जिसे EKS या यूनिफाइड स्पेस सिस्टम USS के रूप में भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा स्थापित चेतावनी उपग्रहों का एक समूह है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह रूस के द्वारा स्थापित किया गया एक उपग्रह है जो चेतावनी के तौर पर, चेतावनी उपग्रह के रूप में जिसे जाना जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
हाल ही में रूस ने एक सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। इसे टुंड्रा उपग्रह माना जा रहा है, जो कुपोल या डॉम नामक रूस की प्रारंभिक चेतावनी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली का एक हिस्सा है। टुंड्रा वर्ष 2015 और 2020 के बीच रूस द्वारा स्थापित मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी उपग्रहों का एक ग्रुप है, एक समूह है। टुंड्रा उपग्रह परमाणु युद्ध की स्थिति में उपयोग किया जाने के लिए एक सुरक्षित आपातकालीन संचार पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह उपग्रह की टुंड्रा श्रृंखला जो है वह ओको फर्स्ट प्रणाली के प्रारंभिक चेतावनी उपग्रहों को बदलने हेतु रूसी प्रारंभिक चेतावनी उपग्रहों की अगली पीढ़ी मानी जाती है। टुंड्रा उपग्रह या EKS या यूनिफाइड स्पेस सिस्टम, कभी कभी कुपोल या डॉम के रूप में भी इसे संदर्भित किया जाता है या इसे जाना जाता है, और उसी का यह हिस्सा है जिसमें भू स्थिर कक्षा में कई उपग्रह शामिल हो सकते हैं आगे आगामी भविष्य में। तो ये जो टुंड्रा है या इसे EKS या यूनिफाइड स्पेस सिस्टम कहा जाता है, ये 2015 से 20 के बीच रूस के द्वारा स्थापित मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी उपग्रह का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2+2 मंत्रिय स्तरीय संवाद दो देशों की रक्षा और विदेश मंत्रालय के बीच संवाद है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऐसी वार्ता नहीं करता है? तो सबसे पहले जानेंगे 2+2 मंत्रिय स्तरीय संवाद क्या है। तो यह संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक समझौते से अस्तित्व में आया था। तो जाहिर सी बात है अमेरिका तो इसमें शामिल होगा ही, बात से ही स्पष्ट है। अब देखेंगे पहला शिखर सम्मेलन जो है वह 6 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 6 सितंबर 2018 को 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का सम्मेलन हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, इसका पहला शिखर सम्मेलन दिल्ली में तो हुआ, लेकिन यह होना था वाशिंगटन DC अमेरिका में। लेकिन सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, उस समय सुषमा स्वराज जो थी वो किसी कारणवश इसको मना कर दी और वहां नहीं हो पाया। बाद में 6 सितंबर 2018 को पहला शिखर सम्मेलन 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का नई दिल्ली भारत में हुआ। भारत ने जापान के साथ 30 नवंबर 2019 को पहली 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत की। भारत और जापान के बीच पहला 2+2 मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन था वो 30 नवंबर 2019 को हुआ जापान के साथ। इसकी ऑस्ट्रेलिया के साथ 11 सितंबर 2021 को और रूस के साथ 6 सितंबर 2021 को पहला 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत की गई थी। क्लियर? सबसे पहला नई दिल्ली में हुआ, 6 सितंबर 2018 को हुआ था भारत और अमेरिका के साथ। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में शामिल नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया तो है, जापान है, अमेरिका है, लेकिन यूके जो है, ब्रिटेन जो है वह इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? अब ऑप्शन है कोयल नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी और कारो नदी। 4 नदी आपका ऑप्शन में दिया है, बारी बारी से इसको समझने का कोशिश करेंगे। कोयल नदी रांची के पठार के मध्य से निकलकर पाट के घुमावदार प्रवाह क्षेत्र से होती हुई उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अपने उद्गम से 255 किलोमीटर की दूरी तय कर सोन नदी में यह मिल जाती है। कहने का मतलब है इसका उद्गम स्थल रांची के पठार के मध्य से निकलता है यह, और पाट के घुमावदार प्रवाह क्षेत्र से होता हुआ यह प्रवाहित होता है। यह उद्गम स्थल से 255 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसका मुहाना सोन नदी है। कहने का मतलब कोयल नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है, क्योंकि यह सोन नदी में जाकर मिल जाती है। अब कोयल नदी की सहायक नदी की बात करेंगे तो औरंगा नदी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा अमानत नदी भी इसकी सहायक नदी है। तो कोयल नदी जो बिहार में तो प्रवाहित या होती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अब बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो अमरकंटक तो कोयल नदी का उद्गम स्थल है नहीं। क्लियर? अब देखेंगे सोन नदी के बारे में। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र है, और इसका अपवाह क्षेत्र यानी जहां यह प्रवाहित होती है वह पलामू गढ़वा में यह प्रवाहित होती है, और इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, जो पलामू और गढ़वा के क्षेत्र में प्रवाह होती है। इसका उपनाम की बात करें सोन नदी का, तो सोनभद्र और हिरण्यवाह इसकी उपनाम के रूप में जाना जाता है। सोन नदी की सहायक नदी की बात करें तो रिहंद है,
पुनहद है और उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। पुनपुन नदी की बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल झारखंड का पलामू जिला छोटे नागपुर पठार में है। क्लियर, तो ये भी नहीं निकलता अमरकंटक से, तो कोयल नदी भी नहीं, पुनपुन नदी भी नहीं, सोन नदी अमरकंटक से निकल रही, तो ऑप्शन नंबर बी सोन नदी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, पुनपुन नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल झारखंड का पलामू जिला छोटा नागपुर का पठार है। इसका प्रवाह क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना इत्यादि क्षेत्र है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है पुनपुन नदी की। और पुनपुन नदी का उपनाम की बात करें तो कीकट और बमागधी जो है इसका उपनाम है। जबकि पुनपुन नदी की सहायक नदी की बात करें तो दारधा और मोहरर इसकी प्रमुख सहायक नदी है और इसका मुहाना पटना के फतुहा में गंगा नदी में यह मिल जाती है। उत्तरकारो नदी की बात कर लेते हैं तो भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले में इसका उद्गम स्थल होता है, जो रांची जिले और पश्चिमी सिंहभूम जिले में बहने वाली एक नदी है। यह रांची के निकट छोटे नागपुर के पठार में उत्पन्न होती है। यह दक्षिण कोयल नदी की एक उप नदी होती है और महानदी के नदी तंत्र का एक भाग होता है। तो ये भी अमरकंटक में इसका उद्गम नहीं है। सोन नदी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए पूरी हो जानी चाहिए यह इच्छा। क्वेश्चन फिर से, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए पूरी होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन सकूं। इसका कथन, यह कथन जो है वह किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो यह जो कहा गया कथन है वो लॉर्ड कर्जन का कथन है। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल की अगर बात करें तो सन 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था लॉर्ड कर्जन का। इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन किया गया था और इन्हीं का कथन था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए पूरी होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं या इसका गवाह बनूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि इसमें से है? तो ऑप्शन है क्विनीन, सल्फा गुआनिडीन, क्लोराम्फेनिकोल और एस्प्रिन। तो सही आंसर होगा क्लोराम्फेनिकोल जो है वो एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। अब प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। एक पदार्थ ऐसा होता है या एक यौगिक भी होता है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को अवरुद्ध करता है, विकास को रोक देता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिक का व्यापक समूह होता है। इसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक को तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, पेनिसिलिन, नियास्टेटिन, बेसिनट्रेसिन या पेनिसिलिन भी होता है। क्लियर। एंटीबायोटिक शब्द की बात करें तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1942 ईस्वी में सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोराम्फेनिकोल जो है वो एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना इनमें से कौन सी एक समस्या है? अब राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन सी एक समस्या उत्पन्न होती है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम किसे कहा जाता है? तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय आय का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन की बात करें, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की अगर बात करें तो इसके लिए अलग अलग विधियों को अपनाया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय की गणना करना है तो इसके लिए महत्वपूर्ण तरीके जो होते हैं वो मूल्यवर्धित विधि का प्रयोग किया था, आय विधि का प्रयोग किया था और व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि, ये इसी को मूल्यवर्धित विधि कहा जाता है। इन तीनों ही विधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली समस्याएं कई प्रकार की होती है, जैसे गैर मौद्रिक क्षेत्र का प्रचलित होना, रोजगार संबंधी विशेषज्ञता की कमी होना, व्यापक स्तर पर फैले हुए असंगठित क्षेत्रों का होना तथा समानांतर अर्थव्यवस्था या काले धन की समस्या, ये सभी राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या उत्पन्न करती है। निश्चित राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो पाती है इन सभी के कारण।
तो दिए गए ऑप्शन में आपका है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर और असंगठित क्षेत्र। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए समस्या जो उत्पन्न होती है वो असंगठित क्षेत्र। 4 समस्या आपको हमने बताया। एक पहला है गैर मौद्रिक क्षेत्रों का प्रचलित होने से राष्ट्रीय आय की गणना सही आकलन नहीं किया जा सकता। रोजगार संबंधी विशेषज्ञता की कमी भारत में है जिसके कारण से भी राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो पाती। व्यापक स्तर पर फैले हुए असंगठित क्षेत्र यहाँ पे है जिसके कारण भी राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो पाती सही। और समानांतर अर्थव्यवस्था यानी कि काला धन की समस्या भारत में सबसे ज्यादा है जिसके कारण से भी सही राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया हुआ है। 2 कथन के बारे में दिया हुआ है, ग्रुप में आंसर देना है आपको। कथन एक कहता है स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर, 5960 मीटर पर सेकेंड है जो कि बिल्कुल सही है। कथन दूसरा है निकेल में ध्वनि की चाल 740 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल के बारे में। अब जरा देख लेते हैं। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है, ध्यान रखिएगा। आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ध्वनि जाती है तो कभी भी नहीं बदलती है, लेकिन हाँ चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि जब होगी तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाती है। अब अलग अलग माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जरा देख लेते हैं कि ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो एक तरफ पदार्थ दिया हुआ है, दूसरी तरफ चाल दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह दिया हुआ है आंकड़ा। एल्यूमिनियम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। निकेल में 740 मीटर पर सेकेंड होती है। स्टील में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5960 मीटर पर सेकेंड होती है। आयरन में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5950 मीटर पर सेकेंड होती है। पीतल में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 4700 मीटर पर सेकेंड होती है। कांच में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 3980 मीटर पर सेकेंड होती है। और समुद्री जल में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1531 मीटर पर सेकेंड तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaO कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 इकाई द्रव्यमान इसका होता है। कैसे? तो CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान 56 होता है। कैसे? तो CaO का द्रव्यमान निकालेंगे। कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? आणविक द्रव्यमान 40 होता है। और कैल्शियम का अणु कितना है? 1 है, तो गुने 1 कर दिए। प्लस कितना है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16 होता है। कितना अणु है ऑक्सीजन का? 1 है, 1 से गुना कर दिए, यानी 40 गुने 1 प्लस 16 गुने 1 बराबर 40 गुने 1 40, 60 गुने 16 गुने 1 16, यानी कि 56 इकाई होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसका इकाई द्रव्यमान जो होता है वो 56 होता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसे ही क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी कुछ तत्व दिया हुआ है, उसके परमाणु द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो सीसा का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 207.21 AMU। सोना का आणविक परमाणु द्रव्यमान जो होता है 196.9665 AMU होता है। टीन का 118.70 AMU होता है। चांदी का द्रव्यमान जो होता है परमाणु द्रव्यमान 107.880 AMU होता है। ब्रोमीन का होता है 79.916 AMU। जस्ता का परमाणु द्रव्यमान 65.38 AMU होता है। तांबा का 63.546 AMU होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 22.989 AMU के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित है? द्रविड़ियन प्रजाति जो है वो दक्षिण भारत में पाई जाती है। अब जरा देखिएगा, द्रविड़ियन प्रजाति का पहली बार चर्चा जो है वो दक्षिण एशिया से संबंधित एक शब्द जो स्कंद पुराण में दिया गया है। द्रविड़ियन प्रजाति की चर्चा सबसे पहली बार स्कंद पुराण में मिलती है जो दक्षिण एशिया के क्षेत्र में पाए जाते थे।
और इस स्कंद पुराण के अनुसार विंध्याचल से दक्षिण भारत की समग्र भूभाग, जिसे पंच द्रविड़ कहा गया स्कंद पुराण में, तो दक्षिण भारत का समग्र भूभाग जो है विंध्याचल के नीचे वाला क्षेत्र, उसे पंच द्रविड़ कहा जाता है। वहीं पर यह द्रविड़ियन प्रजाति ज्यादातर पाई जाती थी स्कंद पुराण के अनुसार। प्राचीन भारत के इतिहास में विंध्याचल की उत्पत्ति से ही वैदिक ब्राह्मण दो तरफ हो गए थे। उत्तर में औत्तरीय पथ के अनुयायी पंच गौड़ के नाम से और दक्षिण में दक्षिणा पथ के अनुयायी पंच द्रविड़ के नाम से जाने गए। और ये दक्षिण भारत के निवासी द्रविड़ियन प्रजाति के नाम से जाना गया। यह लोग तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाएं मुख्य रूप से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्या है? तो यह पूरे देश में किया जाने वाला दक्षता आधारित सर्वे है। यह सर्वे राष्ट्रीय स्तर पर NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा 2001 से नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाता है तथा राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो है राज्य स्तर पर RSCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा जारी किया जाता है। यह सर्वेक्षण सीखने के प्रतिफल पर आधारित होता है। यह शिक्षा प्रणाली के सीखने के परिणामों और स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण होता है। यह पूरे भारत में आयोजित सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी नमूना आधारित शिक्षा सर्वेक्षण है। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया गया एक सर्वेक्षण होता है। क्लियर? अब यह शिक्षा मंत्रालय जो है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत NCERT के द्वारा केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत यह आंकड़ा को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। जरा ध्यान दीजिएगा, बात 1917 ईस्वी की है, जब बिहार में नीलहे गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था अर्थात 3/20 हिस्से पर यानी 20 कट्ठा भूमि पर 3 कट्ठा भूमि पर प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, यानी जबरदस्ती किया जाता था, जो सामान्यतः उपजाऊ भूमि होते थे। और आप भी जानते हैं ऐसा होता है कि तंबाकू के उत्पादन से जो उपजाऊ भूमि होती है वो बंजर हो जाती है, जिस कारण से किसानों को काफी नुकसान का वहन करना पड़ता था। उधर जर्मनी में नील की खेती प्रारंभ हो चुकी थी, जिसके कारण से भारतीय नील की मांग जो है उसमें कमी आ गई। अब जो बागान मालिक थे जिनके खेत हुआ करते थे और जो किसानों को पट्टे पर खेत देते थे, वो ज्यादा अब यह घटा होने लगा क्योंकि भारतीय नील की मांग जो है यूरोप में कम हो गई, क्योंकि जर्मनी में भी नील का उत्पादन शुरू हो गया। तो ऐसे स्थिति में भारतीय नील का मांग कम हो गया, जिसके कारण से किसान का नील जो है वो बिकना कम हो गया। अब इस घाटा को किसानों पर सौंप दिया गया कि बागान मालिक के द्वारा अब किसान को इस घाटा को किसानों को सौंप दिया गया। इसके तहत टैक्स जो होता था, कर जो होता था, उसको बढ़ा दिया गया। क्लियर? जिससे किसान जो थे काफी त्रस्त थे। नीलहों के इस अत्याचार से चंपारण के किसान जो थे वो काफी त्रस्त थे। इसी समय 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। इस आंदोलन के दौरान पहली बार गांधी जी को संत राउत के द्वारा, बहुत ही कम आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा था, तो जवाब आता है जवाहरलाल नेहरू ने। संत राउत के द्वारा पहली बार किसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बापू यानी पिता कहा गया था संत राउत के द्वारा। और महात्मा की उपाधि यानी महान आत्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को दी गई थी। हालांकि महात्मा कहलाना महात्मा गांधी जी को अच्छा नहीं लगता था, हाँ बापू कहलाना इनको पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है इंसुलिन, जो अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल से स्रावित होता है। और इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स वेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। इंसुलिन का इंजेक्शन पहली बार
थियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में दिया गया था। और यह इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अल्प स्रावन से यानी कम स्रावन जब इसका सेक्रेशन होगा तो मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि शर्करा जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में नहीं बन के डायरेक्ट शर्करा के रूप में ही या ब्लड में चला जाता है, जिसके कारण से डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है। जबकि इसके अधिक स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें दृष्टि क्षमता और प्रजनन तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है। इंसुलिन के प्राथमिक संचार की संरचना की खोज ब्रिटिश आणविक जीवशास्त्री फ्रेडरिक सैंगर ने किया था। यह प्रथम प्रोटीन था जिसकी श्रृंखला ज्ञात हो पाई थी और इस कार्य के लिए इन्होंने 1958 ईस्वी में रासायनिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं वो है देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया पहले पैरालंपिक है भारत के जो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देवेंद्र झाझड़िया भारत के इकलौते पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्होंने 2018 में अपना पहला स्वर्ण पदक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद उन्होंने 2016 में रियो पैरालंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। साथ ही 2020 टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने रजत पदक जीतकर पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीतने वाले वे सबसे सफल खिलाड़ी बने। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान राज्य से है जो एक जेवलिन थ्रोअर यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। दीपा मलिक की बात करें तो यह एथलीट है भारत की जो कि भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पैरालंपिक खेल में कोई भी पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरालंपिक खिलाड़ी है दीपा मलिक जो कि एथलीट है और इन्होंने रजत पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु की बात करें तो एक भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर है जो 2020 में रजत पदक और 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम बिहार जो है पूरी तरीका से घिरा हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला की भू आकृतियां जो है वो बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में फैला हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी जो है पहाड़ियों और घाटियों की एक अलग श्रेणी इसमें शामिल है जो कि सभी उत्तर और पश्चिम से दक्षिण दिशा में नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। इस श्रेणी की औसत चौड़ाई यानी सोमेश्वर श्रेणी की औसत चौड़ाई जो है वो 4 से 6 किलोमीटर तथा इसकी ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। सोमेश्वर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला के नाम से जानी जाती है जिसकी कुल ऊंचाई 865 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जूल में ऊर्जा पूछ रहा है तो आप जानते हैं कि जूल में यह ऊर्जा जो है पहली बात की घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत हो रही है। अब कुल विद्युत ऊर्जा का खपत जो है यहां पर लिख देंगे। कुल विद्युत ऊर्जा का खपत कितना हो रहा है? तो 200 इकाई, यही हो रहा है। 200 इकाई कुल विद्युत ऊर्जा का खपत हो रहा है। अब इसको जरा जूल में बदलेंगे तो हम कैसे बदलेंगे? 200 गुने 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर लिखेंगे तो 7.2 गुने 10 टू द पावर 8 जूल हो जाएगा। चूंकि एक यूनिट बराबर 100 वाट एक यूनिट बराबर 1000 वाट होता है। चूंकि अगर लिखेंगे तो एक यूनिट बराबर 1000 वाट होता है तो 200 इकाई को लिखना है हमें। 200 इकाई 200 यूनिट को हमें लिखना है तो 200 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 200 गुने 1000 वाट के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। यानी टोटल मिला के हमारे पास कितना हो गया? 2 लाख वाट। क्लियर? अब 1 वाट सेकेंड बराबर कितना होता है? 1 वाट सेकेंड बराबर कितना होता है? तो 1 वाट गुना सेकेंड, यही तो होता है। 1 वाट गुना सेकेंड बराबर इसे ही तो कहा जाता है 1 जूल कहा जाता है। क्लियर? अब 1 वाट आवर अगर निकालना है, आवर में इसी को निकालना है तो सेकेंड यानी 6 छक्का 36 को आवर में घंटा में करेंगे तो 3600 हो जाएगा। यानी कि
3600 गुने 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा आपको 3600 जूल हो जाएगा। क्लियर। अब इसी को किलो वाट आवर में लिखेंगे, इसी को 1 किलो वाट आवर के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। क्लियर। तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, जो कि 7.2 गुने 10 टू द पावर 8 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ स्थान दिया हुआ, दूसरा तरफ उसका उद्योग दिया हुआ है। बेंगलुरु से किस उद्योग का निर्माण किया जाता है? तो बेंगलुरु में वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा जो है वो कोरबा मध्य प्रदेश का क्षेत्र एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए हिंडाल्को प्रसिद्ध है। जमशेदपुर की बात करें तो लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, और मलज खंड जो है वो तांबा निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सही आंसर जो आपका हो जाएगा इसमें वो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA इंडियन नेशनल आर्मी आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे? वो रहे थे सील भद्र याजी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे सील भद्र याजी। सील भद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ शामिल हुए और INA आंदोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। सील भद्र याजी बिहार के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अहिंसक और हिंसक रूप से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो स्तन के लिए, स्तन डेवलपमेंट के लिए तथा उसके दूध के स्रावन के लिए काफी उत्तरदायी होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसे पाइटोसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम भी आप याद रखेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पाइटोसिन हार्मोन के नाम से ध्यान रखेंगे। यह हार्मोन गर्भाशय की अरेखित यानी स्ट्रैपिड मसल्स में सिकुड़न पैदा करता है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और बच्चे के जन्म में यह सहायता करता है। यह स्तन से दुग्ध स्राव में भी सहायक होता है, यानी जैसे ही बच्चा का जन्म होता है तो स्तन से दूध का स्रावन करना है, इसका नियंत्रण ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर, इसे पाइटोसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करें तो यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषकर हड्डियों एवं बालों के विकास के लिए काफी अनिवार्य होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो इसका स्रावन कॉर्पस ल्यूटियम की कोशिकाओं द्वारा होता है। यह एस्ट्रोजेन से सहयोग करके यानी मिलके स्तन के विकास के साथ गर्भाशय एवं प्रसव में होने वाले परिवर्तन को सक्रिय करता है, अतः इसे गर्भाशय के निर्धारण वाला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भाशय के निर्धारण वाला हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन की बात करें तो इसे एप्रिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह मेड्यूला जो किडनी में होता है, मेड्यूला और कॉर्टेक्स, क्लियर, तो मेड्यूला से स्रावित होता है जो सबसे अंदर होता है, या किडनी के अंदर वाला भाग को मेड्यूला और बाहर वाला परत को कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो मेड्यूला से स्रावित होता है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है उसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यह गुस्सा, शांति, ताप नियंत्रण, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम इसमें से कौन सा है? तो कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है वो है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। इस नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 ईस्वी को संसद के एक अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री साजी के बी है। क्लियर, श्री साजी के बी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो नाबार्ड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। आप ध्यान रखेंगे 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है? सही आंसर आपका जो होगा वो कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी जो होता है वो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, साथ ही प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम तथा डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से यानी वेट करने से यह बचाता भी है। कैश मेमोरी जो होता है वो सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम के डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से यह बचाता है। इसके अलावा कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का भी कार्य करता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार जो होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कैश मेमोरी का आकार कितना होता है, तो 256 केबी से लेकर 4 MB तक इसका आकार हो सकता है। ऑप्टिकल डिस्क की अगर बात करें तो यह पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक से बना गोल डिस्क होता है, जिसमें ट्रैक संकेंद्रित वृत्तों में न होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार आकार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नहर प्रणालियों में किसके विकास के क्षेत्र में निम्न नहर प्रणालियों में किसके बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर और पूर्वी यमुना नहर। सही आंसर जो आपका होगा, बिहार के क्षेत्र में जो सिंचाई जिस नहर के द्वारा होती है उस नहर को कहा जाता है त्रिवेणी नहर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा त्रिवेणी नहर के बारे में, तो इसका निर्माण 1907 ईस्वी में किया गया था और यह नहर जो है वो गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत यह शामिल है त्रिवेणी नहर। यह त्रिवेणी नहर का उद्गम जो है वो त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण जिला से है तथा इससे लाभान्वित जिला की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिला है। बिहार में अन्य सिंचाई नहर जो है वो है कमला नहर, सकरी नहर, मुख्य पश्चिमी नहर और मुख्य पूर्वी नहर है। शारदा नहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर। ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की प्रमुख नहर सिंचाई योजना है। पूर्वी यमुना नहर जो है वो उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की बेहद तहसील के परगना फैजाबाद नामक गांव से यमुना नदी पर बने हथनी कुंड बैराज के बाएं किनारे से यह निकलती है। ध्यान दीजिएगा पूर्वी यमुना नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लौह अयस्कों में से कौन सा बेलाडीला में खनन के लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार का जो है वो सबसे ज्यादा बेलाडीला छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इसका खनन किया जाता है। ध्यान रखिएगा लौह अयस्कों में लोहा का अयस्कों में सबसे उत्तम श्रेणी का अयस्क जो है वो हेमेटाइट से ही लोहा की प्राप्ति की जाती है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। आप ध्यान रखेंगे जिस लोहे में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वह उतना ही उत्तम श्रेणी की लोहा कहलाएगा। क्लियर? तो हेमेटाइट जो होता है वो बेलाडीला से प्राप्त किया जाता है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। दूसरा सर्वोच्च श्रेणी का लोहा जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है। तीसरा सेडेराइट और उसके बाद लिमोनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा रुस्तम को भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा रुस्तम को। ध्यान देंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ अवयव दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्पन्न प्रभाव, यानी इस अवयव के द्वारा क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसे शेयर कर सकते हैं या दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होता है तो शेयर जरूर कीजिएगा और पूरा का पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिएगा। पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसके प्रभाव से क्या उत्पन्न हो सकता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है, क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो ध्यान रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही, CFC के कारण ही ओजोन परत जो है उसमें छिद्र पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह ध्वनि प्रदूषक में काफी महत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका है वो ओजोन परत का क्षय करता है। पराबैंगनी प्रकाश जो है, पराबैंगनी प्रकाश के कारण त्वचा कैंसर होने की संभावना। डेसिबल जो होता है वो ध्वनि प्रदूषक और कार्बन डाइऑक्साइड का मैच होगा CO2 की मात्रा में थोड़ी सी भी अधिक मात्रा होती है तो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाती है। यानी सही आंसर जो आपका मिलेगा वो मिलेगा 4, 1, 2, 3।
4 1 2 3 किसी में नहीं है, कोई भी ऑप्शन बना लेंगे। 4 1 2 3 सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि, अब एक रोग है बबल बेबी रोग, बबल बेबी रोग को बबल बेबी रोग क्यों कहा जाता है वो आपको दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। बबल बेबी रोग क्या है जरा इसको समझिएगा। तो यह एक दुर्लभ अनुवांशिक रोग है, हेरिडेटरी डिजीज है। इसे SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में जन्म के समय ही शिशु का प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम जो होता है वो कार्य नहीं करता है, जिसके कारण रोगी जो होता है वो संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। यानी कोई भी संक्रामक रोग इसको सबसे ज्यादा फैल सकता है, सबसे जल्दी फैल सकता है, क्योंकि इसका इम्यून प्रणाली जो होता है वो कमजोर होता है। इस रोग के दौरान बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले या इंक्यूबेटर जैसी अवस्था में इसका उपचार किया जाता है। क्लियर। तो सही आंसर होगा रोगग्रस्त शिशु का उपचार जो होता है वो जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में इसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किस एक का सुधार करने से संबंधित है। JNNURM क्या है जरा इसको समझिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, यानी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के रूप में इसे जाना जाता है। और यह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2005 में शुरू की गई एक योजना थी, जिसका उद्देश्य भारत के कुछ चुने हुए शहरों में विकास की गति को और बढ़ाना था। क्लियर। तो यह किस क्षेत्र में, शहरों में विकास की गति को और बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो सही आंसर होगा शहरी अधोसंरचना, यानी शहरी अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए JNNURM की स्थापना वर्ष 2005 ईस्वी में शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोलिंग प्लान किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। जनता पार्टी के सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान को भारत में लागू किया गया था। 1978 ईस्वी से लेकर 1983 ईस्वी के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जब 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ, तब उसके बाद 1978 ईस्वी से लेकर 1983 ईस्वी के लिए ये 5 वर्ष का एक अनवरत योजना चलाया जाने का प्रस्ताव रखा गया जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। और ये अनवरत योजना चला भी, लेकिन पूरा कार्यकाल तक नहीं चला। इस अनवरत योजना को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष आकलन करने की एक योजना थी। इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 1983 ईस्वी के लिए लागू किया गया था। इसे मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, परंतु इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा 1980 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब 1978 ईस्वी में रोलिंग प्लान लाया गया जनता पार्टी सरकार के द्वारा, और 83 ईस्वी के लिए 5 वर्षों तक के लिए लाया गया था रोलिंग प्लान की प्रत्येक वर्ष जो आंकड़ा होगा उसका आकलन किया जाएगा प्रत्येक वर्ष। लेकिन यह जैसे ही जनता पार्टी की सरकार गिरी 1980 ईस्वी में और इंदिरा गांधी की सरकार बनी, यानी कांग्रेस की सरकार जब बनी, तो 1980 ईस्वी में ही इसे रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया गया। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान का प्रतिपादन की बात करें तो गुरनार मिर्डल के द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था, तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़ावाला समिति को दिया जाता है। यानी DT लकड़ावाला समिति के सिफारिश के आधार पर ही जनता पार्टी सरकार के द्वारा अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को 1978 ईस्वी में लागू किया गया था और कांग्रेस के द्वारा 1980 ईस्वी में से समाप्त कर दिया गया। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ऑप्शन है महामेघवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश और रथ भोजक वंश। सही आंसर है महामेघवाहन वंश से संबंधित था कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल महामेघवाहन वंश से जुड़े हुए थे और महामेघवाहन वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग के एक प्राचीन शासक वंश था। राजा खारवेल वंश के तीसरे शासक थे और राजा खारवेल इस महामेघवाहन वंश के तीसरे शासक हुए और ओडिशा के भुवनेश्वर शहर के पास उदयगिरी के हाथी गुम्फा शिलालेख, जो कि एक तिथि रहित अभिलेख है, इसमें इसकी उपलब्धियों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है और भारत का एकमात्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहां स्थापित किया गया है? तो बिहार के मोकामा में स्थापित किया गया है वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। अब इसकी स्थापना जो है वो भारत सरकार का एक यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है भारत सरकार का, और भारत भारी उद्योग निगम की सहायक कंपनी है। कंपनी की स्थापना की बात करें यानी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड BWEL 4 दिसंबर 1978 ईस्वी को दो बीमार कंपनी आर्थर बटलर एंड कंपनी और ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी के अधिग्रहण और विलय के बाद हुई थी। यह बिहार के मोकामा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनिल कीटोन में उपचार की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देशित होता है क्या? अब ध्यान दीजिएगा, फेनिल कीटोन में जो है जन्मजात भूल यानी जन्म से ही भूलने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है जब यह रोग होता है। तो पहले देखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया इसे कहा जाता है या फिनाइल कीटोन में ही से कहा जाता है। यह जीन व्यतिकरण की वंशानुगति रोग होता है यानी हेरिडेटरी डिजीज है, जिसमें फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिल एलेनिन की वृद्धि हो जाती है तथा कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फेनिल पायरुबिक अम्ल में बदल जाता है जो मूत्र से निकलने लगता है। यह एंजाइम उत्तकों में विशेषता तंत्रिका उत्तक में जमाव से व्यक्ति में अल्प बुद्धि या मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो एक बचपन से ही भूलने वाली समस्या वाला एक रोग होता है जो जेनेटिकल डिजीज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यह एंजाइम के वंशागत अभाव के कारण उत्पन्न होने वाला एक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, जब कभी भंग नहीं किया जाएगा तो 5 वर्ष का कहां से होगा? तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल है नहीं, यह अनंत है, स्थायी सदन है इसे कहा जाता है। क्लियर? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, गलत है। 25 वर्ष क्या, 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होने चाहिए। क्लियर? राज्यसभा को वृद्धों का सदन कहा जाता है, लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य का आयु मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। क्लियर? तो कथन 1 सही हो जाएगा और कथन 3 सही हो जाएगा राज्यसभा के बारे में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा जो है, भारतीय राज्यसभा जो है वो अमेरिकी सीनेट की भांति अस्थायी सदन है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। परंतु सदन की निरंतरता बनाए रखने के लिए सदन का 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष जो होता है वो अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उनके स्थान पर एक नए सदस्य का निर्वाचन कर लिया जाता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना बहुत जरूरी होता है। राज्यसभा के गठन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। अब यह देवराज द्वितीय जो था वो विजयनगर साम्राज्य का शासक था। तो विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख यात्रियों में जरा ध्यान दे लेते हैं। तो निकोलो कॉन्टी जो इटली का यात्री था, यह 1420 ईस्वी में देवराज प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था, 1442 ईस्वी में देवराज द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। नूनीज जो एक पुर्तगाली यात्री था, 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था। होमिंग पायास, क्लियर, या डोमिंगो पायास इसे कहा जाता है, यह पुर्तगाल यात्री था, 1515 ईस्वी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तथा बारबोसा जो था वो पुर्तगाली यात्री था, 1515 से 1516 ईस्वी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही भारत आया था। क्लियर? ध्यान रखेंगे, कृष्णदेवराय का शासनकाल 1508 ईस्वी से लेकर 1525 ईस्वी तक रहा था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक हुआ तथा तुलुब वंशीय शासक था। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासक किया, संगम, सलूब, तुलुब और अराबिडु वंश। यही तुलुब वंश का शासक जो था कृष्ण राज
कृष्ण राय प्रथम था, कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? फिगर को जरा ध्यान दीजिएगा। तो फिगर में है, जरा ध्यान दीजिएगा, संतोपथ हिमानी आपको दिख रहा होगा, एक तरफ गंगोत्री हिमानी दिख रहा होगा। तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी। क्लियर? गंगोत्री हिमानी से ये ब्लू कलर का भागीरथी नदी है। संतोपथ हिमानी के विष्णु प्रयाग, अब संतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी, और इसे अलकनंदा नदी में विष्णु प्रयाग के निकट धौली गंगा आकर मिल जाती है। धौली गंगा अलकनंदा नदी में आकर विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। जबकि इसी अलकनंदा नदी में नंद प्रयाग के निकट नंदाकिनी नदी आकर मिलती है, जबकि कर्ण प्रयाग के निकट पिंडार नदी अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। और जब ये तीनों मिल जाती है तो यहां की संयुक्त धारा से अलकनंदा प्रवाहित होती है, यानी कर्ण प्रयाग से अलकनंदा नाम से यह प्रवाहित होती है। और यह अलकनंदा नदी रुद्र प्रयाग के निकट आके यह रुद्र प्रयाग में आकर मिलती है, तथा यह देव प्रयाग, यही रुद्र प्रयाग से आगे बढ़ती हुई अलकनंदा नदी देव प्रयाग में मिलती है, और देव प्रयाग में इसे गंगा नदी के नाम से, इधर से भागीरथी नदी आती है और देव प्रयाग में आकर अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है और यहीं से गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। क्लियर है? तो देव प्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है और यहीं से गंगा नदी के नाम से यह जानी जाती है। क्लियर? तो सही आंसर जो आपका होगा वो आंसर नंबर डी होगा, देव प्रयाग। रुद्र प्रयाग की जरा बात कर लीजिएगा, तो रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से आकर मिलती है रुद्र प्रयाग में। क्लियर? अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी, जो ये केदारनाथ से निकलती हुई मंदाकिनी नदी जो है वो रुद्र प्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी पिंडार नदी से आकर मिलती है, पिंडार नदी अलकनंदा नदी में आकर कर्ण प्रयाग में मिलती है, और मंदाकिनी नदी अलकनंदा में नंद प्रयाग के निकट मिलती है, जबकि धौली गंगा जो है वो आकर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है? आईसी चिप के द्वारा निर्मित, जिसमें आईसी चिप का प्रयोग किया जाता था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आईबीएम सिस्टम 360 था। यह एक मेनफ्रेम कंप्यूटर था जिसे 1964 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, आईबीएम सिस्टम 360 था, जिसे 1964 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया जाता है वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु? तो भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश करना इसके सुधार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्ष 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किया था, जो इस दृष्टि से बृहद प्रयासरत थे। इसमें विदेशी व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश के प्रति आग्रह शामिल था। इस उपाय ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। तब से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत आगे निकल गई। इन्हीं सुधारों के तहत बीमा, बैंकिंग तथा अन्य सरकारी एकाधिकार वाले क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था। क्लियर? आर्थिक सुधार का वर्ष कहा जाता है 1991 ईस्वी के वर्ष को। पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इनके द्वारा आर्थिक उदारीकरण को लागू किया गया था 1991 ईस्वी में, और 3 शब्द करे गए थे, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण और निजीकरण। क्लियर? यानी जिसे LPG कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे शब्द को 1991 ईस्वी में आर्थिक विकास के तहत ही गढ़ा गया था, जिसमें बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणीय तत्व क्या होता है? तो कणीय तत्व जो होता है वो वायु प्रदूषक के रूप में जाना जाता है कणीय तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी में बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, सिंधु तथा कान्हू के नेतृत्व में राजमहल, जो कि बिहार के जिले के संथालों ने सन 1855 ईस्वी में एक विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह के कारण से भूमि कर अधिकारियों का दुर्व्यवहार, पुलिस दमन, जमींदारों एवं साहूकारों की वसूली उल्लेखनीय थी। विस्तृत सैन्य कार्यवाही के पश्चात सन 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने
स्थिति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यानी संथाल विद्रोह सिंधु एवं कान्हू के नेतृत्व में बिहार के क्षेत्र में संथालों के द्वारा एक विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को या शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। क्लियर? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को यूएसए में प्रेरीज कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र के शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। एशिया यानी साइबेरिया के क्षेत्र के रूस में शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान देंगे, शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का विस्तार की बात करेंगे तो दोनों ही गोलार्धों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 दोनों ही गोलार्ध में, चाहे तो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे तो दक्षिणी गोलार्ध हो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या मध्य अक्षांशीय घास के मैदान वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शहरीकरण संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व शहरीकरण संभावना रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स पकल के द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। ये एक अंग्रेज आविष्कारक, वकील और लेखक थे जिनके द्वारा सन 1718 ईस्वी में बहु शॉटगन का आविष्कार किया गया जिसे मशीन गन के नाम से जाना गया। जेलवेयर ने टेलीविजन का आविष्कार 1926 ईस्वी में किया था। कार्ल बेंज जर्मनी के थे जिन्होंने पेट्रोल से चालित कार का आविष्कार 1885 ईस्वी में किया और फ्रैंक व्हिटले जो ब्रिटेन के थे इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार सन 1937 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियावाकी पद्धति किससे संबंधित है? तो मियावाकी पद्धति जो है वो वृक्ष की एक रोपण की प्रजाति है जो जापानी प्रजाति है। तो वन रोपण जापान की वृक्ष रोपण की एक प्रजाति, एक विधि है जिसे मियावाकी पद्धति या मियावाकी मेथड के नाम से जाना जाता है और इसका प्रतिपादन प्रसिद्ध जापानी वनस्पति शास्त्र अकीरा मियावाकी के द्वारा किया गया था। इस विधि का प्रयोग घरों के आसपास खाली पड़े स्थान को छोटे बागानों या जंगलों में बदला जा सकता है। इसे ही मियावाकी पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया एक परियोजना है? तो यह त्रिपुरा 28 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में माई पैड माई राइट नामक परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना नाबार्ड और NAB फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजना है। इस परियोजना को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अनुदान, मजदूरी सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से बेहतर आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता प्रदान करने हेतु शुरू किया जा रहा है। इसके तहत एक सैनिटरी पैड बनाने की मशीन, 2 महीने के लिए कच्चा माल, 50 दिनों के लिए मजदूरी प्रदान की जाती है। इसके तहत 3 चरणों में 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है माई पैड माई राइट के तहत। तो यह परियोजना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा? तो त्रिपुरा में लागू किया गया है। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं आपका है, तो त्रिपुरा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो ब्रिटिश कोड ब्रेकर के द्वारा कॉलोसस नाम से सन 1943 से 1945 ईस्वी के मध्य किया गया था। किसके द्वारा? कोड ब्रेकर के द्वारा कॉलोसस नाम से किया गया था पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का विकास 1943 ईस्वी में। इसका डिजाइन ब्रिटिश इंजीनियर टॉमी फ्लावर्स के द्वारा किया गया था। एलन एम ट्यूरिंग ने इसका डिजाइन में योगदान किया था लेकिन इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं थे। क्योंकि ऑप्शन में आपका एलन एम ट्यूरिंग ही दिया हुआ है तो सही आंसर जो आपका होगा वो एलन एम ट्यूरिंग होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार से जुड़े हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अटल भूजल योजना जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। यह योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? देख लेते हैं अटल भूजल योजना क्या है। तो इसे 2020 में लॉन्च किया गया योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व वाले स्थायी भूजल प्रबंधन को प्रदर्शित करना है
अटल भूजल योजना का प्रमुख उद्देश्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे चिन्हित राज्यों में पानी की कमी वाले चुनिंदा क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। यह 6,000 करोड़ रुपए का एक योजना है जिसमें 3,000 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक के द्वारा प्रदान किया गया है। यानी कि अटल भूजल योजना के तहत विश्व बैंक भी शामिल है जिसमें 3,000 करोड़ रुपया का ऋण प्रोवाइड किया है। अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक का वित्त पोषण एक नए ऋण तंत्र के तहत है जिसे प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स कहा जाता है। इस परियोजना को 2020 से 21 से 2024 से 25 तक 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। क्लियर? तो यह योजना की शुरुआत 2020 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में सर्वाधिक गोल करने का क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ चुका है? तो लियोनेल मेसी ने मई 2023 में यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में सबसे अधिक गोल करने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह गोल उनका यूरोपीय लीग प्रतियोगिता में 496वां गोल बन गया है। लियोनेल मेसी वर्तमान समय में लीग फर्स्ट क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेल रहे हैं, साथ ही अर्जेंटीना के राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी हैं। तो सही आंसर आपका होगा जो रिकॉर्ड तोड़ा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, वो है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो ऋतिक रोशन को 2023 आईफा पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। ऋतिक रोशन ने अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2023 में अपनी फिल्म विक्रम वेधा के लिए एक प्रमुख भूमिका जो कि पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब उनको दिया गया है। इसी पुरस्कार के तहत यानी कहेंगे तो आईफा पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में मुख्य भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तहत दिग्गज अभिनेता कमल हासन को भारतीय सिनेमा पुरस्कार में उत्कृष्ट उपलब्धि से सम्मानित किया गया है और इसी पुरस्कार यानी आईफा 2023 पुरस्कार के तहत अनिल कपूर को फिल्म जुग जुग जियो के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके तहत ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। यानी आईफा पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो ब्रह्मास्त्र को प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस से किन शहरों को जोड़ा जाएगा? असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा? तो गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो असम की वंदे भारत ट्रेन उत्तर पूर्व भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी और 5.5 घंटे में यात्रा को कवर करेगी। इसका संचालन उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूर्वोत्तर भारत में वंदे भारत ट्रेन किस रेलवे के अंतर्गत शामिल किया गया? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे के तहत इसे शामिल किया गया है, इसका संचालन किया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने 29 मई को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे ट्रेन 18 नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी EMU ट्रेन है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पेरम्बूर चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसे 18 महीने की अवधि में डिजाइन और निर्मित किया है। संभवतः इसी कारण से इसे ट्रेन 18 नाम दिया गया है वंदे भारत ट्रेन को। ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इस सेवा का नाम 27 जनवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया था। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पूरा का पूरा आप इसे रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा। पीडीएफ जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले लीजिएगा। आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले से प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।